नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की ग्राहक के पर्सपेक्टिव से। खास करके क्लेम को लेकर जो शिकायतें हैं लोगों की वो कैसे दूर होंगी और क्यों ऐसी शिकायतें पैदा होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है। एक सर्वे है लोकल सर्कल्स का जिसमें ग्राहकों से कुछ सवाल बेसिक पूछे गए हैं, तो उस पर जो जवाब आया। पहला सवाल कि कौन सी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं। मतलब मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस, ये तीन मोटे तौर पर आप पकड़ें कि आम लोगों की दिलचस्पी आप देखिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस में है। और मोटर इंश्योरेंस चूंकि ये एक मैंडेटरी है कानून से, तो सबको जिनके पास भी गाड़ी है उनको लेनी पड़ती है। तो 82% लोगों के पास मोटर इंश्योरेंस मिला, जिनके पास मोटर है तो मोटर इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन 76% लोग जिनके सर्वे किया गया वो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर बैठे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से इंश्योरेंस में आपको पॉलिसी का क्लेम लेने में जब ज़रूरत पड़ती है तो क्लेम लेने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। 3 साल के भीतर जिन लोगों ने क्लेम लिया था उनसे ये पूछा गया। सबसे ज़्यादा 43% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस को मार्क किया और कहा कि इसमें क्लेम ले पाना एक टेढ़ी खीर होती है, बहुत तरह की इसमें दिक्कतें आती है। इसके बाद कुछ चीज़ें जो एक तो ये सजेशंस है ग्राहक की तरफ से। ग्राहक चाहते हैं कि किस कंपनी ने के पास कितना सेटलमेंट आया, उसमें कितना क्लेम आया, कितना सेटल हो गया, कितने बाकी हैं, कितने दिन से बाकी, इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। 93% लोग ये मानते हैं ये जानकारी वेबसाइट पर मैंडेटरी की जानी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी की, ताकि जो कस्टमर, जो नया कस्टमर आ रहा है उसके पास, उसको एक क्लियर पिक्चर मिल पाए। इसके अलावा ये देखिए, ये भी एक खास बात है। 52% लोग कहते हैं कि 25% से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया एक साल में। 33% लोग कह रहे हैं कि 25%, कम से कम 25% तो बढ़ा ही है। और 15% लोगों को लग रहा है कि नहीं बढ़ा है। 85% लोग ये मार्क कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 25% या उससे ज़्यादा बढ़ा है। और इसमें 50% वाले भी लोग हैं कि 50% से ज़्यादा उसका प्रीमियम बढ़ गया। तो महंगा हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, और लेकिन लोग ले रहे हैं। और फिर भी अभी एक बहुत बड़ी आबादी है भारत में जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बहुत ही पोटेंट सेक्टर है। भारत की जब बात होती है, इंडिया स्टोरी की जब बात होती है, तो उसमें इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में बड़े सपने हैं कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। लेकिन उस पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो मिला जुला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा ही है, लेकिन मिला जुला है। तो पहले आपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएं। पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड हेल्थ इंश्योरेंस सिद्धार्थ सिंघल हमारे साथ होंगे। मेडिसिस्ट के कंसल्टेंट और टीपीए एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल अरोड़ा हमारे साथ हैं, और कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ होंगी। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर अरोड़ा आपके साथ। थर्ड पार्टी एजेंसी, एक नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव वहाँ से देखने का तमाम इकोसिस्टम का। और जो ग्राहक की शिकायत है कि क्लेम को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? डॉक्टर अरोड़ा। चलिए, थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ जी, यही सवाल आपके लिए है। आप एग्रीगेटर के जैसे काम करते हैं। ग्राहक का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, वो चाहे आप उसको किसी तरीके से रखिए, लेकिन ये बात तो सच है कि क्लेम को लेकर और इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर, प्रीमियम हर साल महंगा होता है, लोग देते हैं, लेकिन क्लेम में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या करने की ज़रूरत है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धन्यवाद मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कोई भी व्यक्ति खरीदता है, तो वो इसलिए खरीदता है कि मतलब फ्यूचर में जाके कभी मेरे को कोई दिक्कत हो, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे मदद करेगी। इस प्रक्रिया में ज़रूर दिक्कतें आती हैं, कई बारी प्रोसेस में, या फिर कभी-कभी हमने देखा है कि लार्जली अगर जैसे हमारे कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ, 5-6% कस्टमर्स का अगर क्लेम रिजेक्ट होता है,
दो कारणों से सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्ट होता है। पहला कारण तो ये होता है कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत क्लेम नहीं हुआ, या फिर एक तरीके से कस्टमर को, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि उसमें क्या इंक्लूडेड था या क्या एक्सक्लूडेड था। तो आई थिंक सबसे पहले तो जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है जब भी कभी हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस खरीदें। और दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो भी किसी भी व्यक्ति की एक करंट मेडिकल हिस्ट्री है या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, वो जरूर से उस पॉलिसी में सही सही डिस्क्लोज की जाए, ताकि क्लेम के वक्त कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए किसी भी व्यक्ति को। तो आई थिंक ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी पॉलिसी में कुछ इंक्लूजन्स हैं या एक्सक्लूजन्स हैं, पॉलिसी लेते टाइम आप जरूर चेक करें कि उसमें क्या क्या एक्सक्लूड है, खाली प्राइस पे ना जाएं, और उसको जरूर समझें। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कई केसेस में आपके क्लेम में दिक्कत आती है, तो रेगुलेटर द्वारा काफी एक तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को, आपने जिससे पॉलिसी खरीदी है उसको, और फाइनली अगर कहीं से भी आपको एक तरीके से सहूलियत नहीं मिलती है, तो आप जाके रेगुलेटर पे के पास भी जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लेम के अराउंड कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और बेटर किया जाए। ये बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन के लिए। 2047 का जो हमारा एक विजन है, उसके लिए बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि 5-6% क्लेम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये डेटा, ये कहाँ से आया डेटा 5-6% का? अगर 5-6% है तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। नहीं, देखिए मनोज जी, ये इंडस्ट्री का डेटा नहीं कहूंगा, ये मैं अपने हमारे जो एक तरीके से पॉलिसी बाजार पे मैं इस पे 1 मिनट लेके बताना चाहूंगा कि कुछ केसेस में जहाँ पे ये 5-6% है, ये हमारे लिए ट्रू है। इसमें जनरली इसको एड्रेस करने के लिए 2-3 एक तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं, और जो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल लेवल पे लिए जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सही सही डिस्क्लोजर सेल्स कंपनी द्वारा, जैसे मतलब मान लीजिए रिकॉर्डेड लाइन पे बात होती है, या फिर एक तरीके से जो कस्टमर द्वारा दैट वन, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी प्रकार का डिस्क्लोजर, अगर मान लीजिए वेटिंग पीरियड है किसी पॉलिसी में, ये कस्टमर को सही सही बताना बहुत जरूरी है। जब भी आप पॉलिसी किसी को दे रहे हैं, तो अगर 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 4 साल का है या 2 साल का है, जितना भी वेटिंग पीरियड है, वो सबसे ज्यादा उसकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं कई बारी। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का, जैसे एक तरीके से को पेमेंट या डिडक्टेबल कहते हैं पॉलिसी के अंदर, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं ये इंश्योरेंस की, जहां पे कस्टमर को इनिशियली नहीं पता होता। तो ये हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट एज अ पॉलिसी बाजार, क्योंकि रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ पॉलिसी बाजार इसकी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे सेक्टर में लाई जाए जितना ज्यादा हो सके। तो वो हम जरूर बताते हैं कस्टमर को। एंड दूसरी चीज, अगर क्लेम आता है, तो अगर मैं लार्जली इंडस्ट्री की नहीं बात कर सकता, अपने लिए मैं कह सकता हूँ कि हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि क्लेम समाधान दिवस एक तरीके से, या क्लेम समाधान ऑल इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर्स के साथ कराएं, ताकि अगर क्लेम किसी की वजह से नहीं भी मिला है तो एटलीस्ट कस्टमर को पता हो। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली कोशिश यही होती है हमेशा कि क्लेम उसको सही सही जो एक कस्टमर का हक जी, उसको जरूर मिल जाए। ठीक है, ये एक ठीक है। ये इंडिविजुअल लेवल पे सबको यही कहा जाता है और जनरल सजेशंस यही है, मगर हम बार बार कई बार साल में कार्यक्रम करते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर खास करके जब भी बात होती है, तो उसमें अब हमने जो सर्वे दिखाया है उसमें भी बता रहे हैं कि मोटर इंश्योरेंस में प्रॉब्लम नहीं है, होम इंश्योरेंस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस पर बात करनी पड़ती है। डॉक्टर अरोड़ा, टीपीए के पर्सपेक्टिव से और एज ए कंसल्टेंट, आपको क्या लगता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या ये नहीं है जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कि लोगों को प्रॉब्लम है? 43% लोग ये नहीं कहते कि कंप्लीटली मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्लेम लेने के लिए, और कुछ लोगों का जाहिर है उसमें गया, कितने लोगों का गया इसका कोई डेटा है नहीं। तो लोग ये भी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे कम से कम क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने को मिलना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा। नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत क्यों होती है उसके पीछे कारण जानना बहुत ज़रूरी है।
वो जरूरी जानने चाहिए। सबसे पहला ये है कि जब इंश्योरेंस लेते हैं उस समय हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसकी वजह से मेनली प्रॉब्लम होती है वो डिस्क्लोज नहीं करते। हम अपना जो भी मीडिएटर होता है, जो भी जिसके थ्रू क्लेम लेते हैं, उसको कहते हैं कि वो फॉर्म भर दे, और वो फॉर्म में भरता है कि इसको पहले कोई बीमारी नहीं थी, और जब बाद में जब वो पता लगता है, जब क्लेम लेने का टाइम आता है बीच में 1-2 साल के, क्योंकि एवरेज एज जो वो पॉलिसी लेने की है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो जब क्लेम लेने का टाइम आता है तो उसमें पता लगता है कि ये बीमारी के लिए इलाज तो पहले से चल रहा था, ये प्री एग्जिस्टिंग है, जिसकी वजह से ये होता है। दूसरी चीज, पॉलिसी लेते हुए हमारे को ये जानना जरूरी है कि उस पॉलिसी में क्या कवर्ड है और क्या नहीं कवर्ड है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अस्पताल में यूज होती हैं जो कि पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होती हैं। जब कवर्ड नहीं होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं, उन कंज्यूमेबल आइटम्स को आपको जो कंज्यूमर है उसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, जिनके ऊपर ग्रीवेंसेस आती है। रही बात, आपने क्लेम सेटलमेंट की बात की, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे है, हर टीपीए की वेबसाइट पे पब्लिक डिस्क्लोजर में क्लेम सेटलमेंट्स होते हैं कि कितने क्लेम किए हैं, कितने सेटल हुए हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर आप देखेंगे वेबसाइट्स पे जाके, इट इज अराउंड 92 टू 99% जो सेटल हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्लेम देर से सेटल होते हैं, क्योंकि एक क्लेम जब क्लेम करते हैं उसमें पूरे कागज भी नहीं देना चाहते हम दूसरे ऐसे अस्पताल में चले जाते हैं जहां पे कैशलेस नहीं मिलता। जब कैशलेस नहीं मिलता तो आप रीइंबर्समेंट में जाते हैं। रीइंबर्समेंट में जो कागज आपको देने होते हैं, जो पेपर्स देने होते हैं, हम उनको नहीं दे पाते हैं, और कई दफा हम ये नहीं देखते कि जिस अस्पताल में हम जाके इलाज करवा रहे हैं वो अस्पताल की एलिजिबिलिटी है या नहीं है। हर पॉलिसी में जब पॉलिसी पेपर लेते हैं उसमें एक हॉस्पिटल की एलिजिबिलिटी का कॉलम भी है, उसको भी हमारे को जिस अस्पताल में जाके इलाज करवा रहे हैं वो देखना चाहिए। तो इन वजह से हमारे को देर हो जाती है, और हम अस्पताल में जाके हम ये नहीं देखते कि उसमें सब चीजें हम ये भी चाहते हैं, पॉलिसी लेने के बाद हम ये भी चाहते हैं कि उसमें खाना भी हमारे को कवर्ड हो, सब चीजें कवर्ड हो, वो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती हैं, और उसकी वजह से ग्रीवेंस चलती है जी। इन्हीं वजह से पॉलिसी क्लेम सेटल हो जाता है। जो क्लेम सेटल थोड़ी देरी से होता है क्योंकि कागज पूरे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी कॉपी बुक बातें हैं और ये आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी, और अगर ऐसा है तो इसमें कोई खास बात है नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन क्या वाकई तस्वीर ऐसी ही है? 90% से ज़्यादा क्लेम सेटल होते हैं, देर सवेर हों। क्या ऐसा नहीं होता कि लोगों का जो क्लेम है वो आधा 25% इस तरीके से सेटल हो, जो कहानी अक्सर सामने आती है या जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई है? वास्तविक स्थिति क्या है रेखा जी? आप कंज्यूमर्स के लिए काम करती हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कंज्यूमर्स में किस तरीके की डिससेटिस्फैक्शन अगर हम बात करें तो है? नमस्कार। देखिए जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहूंगी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो पहले बना था और उसके बाद में 2019 के अंदर भी जो संशोधन हुआ है, दोनों एक्ट के तहत जहां पर भी कोई भी वस्तु या सेवाओं के अंदर कोई भी तरह की निम्नता पाई जाती है, तो जो कंज्यूमर है उसको अधिकार है अपनी ग्रीवियंस को पुट अप करने के लिए। तो दोनों ही कानून के तहत, खास करके जो 2019 का कानून है उसमें इतना पुख्ता कर दिया गया है कि जहां पर कंज्यूमर के राइट्स को सबसे ऊपर माना जाता है। परंतु प्रॉब्लम ये आती है कि जिस कहते हैं ना, कर्मी और कथनी के तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। और जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो एज ए लॉयर अगर मैं बात करूं, तो पिछले 37 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैं यही कह सकती हूँ कि जो मैंने देखा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो डिनाइल मोड के अंदर होती हैं कि किस तरीके से जो क्लेम को रिप्यूडिएट किया जाए। जैसे कि बाकी दो स्पीकर्स ने भी कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पीईडी के बारे में। हर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको इस बात को कहकर टालना चाहता है कि जो पीईडी थी ये तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी। दूसरा, क्या वो हॉस्पिटल कवर्ड था कि नहीं था, वो एलिजिबल था कि नहीं था, क्या क्या चीजें हैं जो कंज्यूमेबल्स के अंदर आती हैं, कितना कवर्ड है कितना नहीं, वगैरह वगैरह। तो मैं तो यही कहूंगी कि जहां पर कंज्यूमर्स की बात है, उनको एक बहुत अपहिल टास्क फेस करना पड़ता है, बहुत ऊंची चढ़ाई होती है। वो पहले ही दुखी होता है, खास करके जहां पर स्वास्थ्य की बात करें,
हेल्थ इंश्योरेंस को जब आदमी इन्वोक ही तभी करता है जब वो मुसीबत के अंदर आता है। बाकी सेक्टर्स के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई, अगर उसको कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, उसको क्लेम नहीं मिला, तो उसका जीवन जो है वो रुक नहीं जाता है, या कोई होम इंश्योरेंस की बात करें तो वो रुक नहीं जाता है। पर जहां पर हेल्थ की जो बात आती है, खास करके अंदर अगर कोई पेशेंट है, उसका बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, तो जो एक ही जो आउटसोर्स हो जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज जो है अपने काम को आउटसोर्स कर देती हैं, शायद एक प्रॉब्लम वहां पर भी आती है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो जो एक मीडिएटर होता है वो दोनों साइड्स को खुश करने के लिए, उसको तो अपने सिर्फ कस्टमर को बनाना है, उसके अंदर वो खास करके जो उसके अंदर जो सफर जो करता है, वो जो इंडिविजुअल करता है, उसको साफ तरीके से, पुख्ता तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से मालूम ही नहीं होता है कि जो मैं प्रीमियम भरने के लिए जो तैयार हो गया वो वाकई अंदर के वो सफिशिएंट है कि नहीं, वो किन किन चीजों को कवर करता है। और इंश्योरेंस कंपनीज जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि IRDA भी बना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज डिनाइल मोड के अंदर रहती हैं, और जो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो खास करके जो मामले आते हैं वो इसी बात के ही आते हैं कि देखिए साहब, हमने जो पॉलिसी ली थी वो पॉलिसी हमारी वैलिड थी, हमने प्रीमियम पूरा भर रखा था, हमारे कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं थी, पर फिर भी बेवजह जो है हमारे क्लेम को रिप्यूडिएट कर दिया गया। तो कंज्यूमर्स को एक टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको कहते हैं कि एक बार तो जैसे कहते हैं ना, मुर्गा फंस गया है, अब ये जाएगा कहाँ पर, कंज्यूमर्स को और जो खास करके जो पेशेंट्स है उसके जो परिवार को है, काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। पर ये एक पॉजिटिव बात यही मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे कानून है, 1986 का कानून भी मैंने आपको जिक्र किया, कानून तो है, लेकिन कानून को इन्वोक करने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए, वो भी एक ऐसे देश में जहां इकोसिस्टम फिलहाल तैयार किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस हमारे ज़िंदगी की हकीकत बनने वाला है। अभी हो सकता है कि भारत की 10, 20, 30% आबादी ही इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड हो, लेकिन हम एस्पायर करते हैं कि 100% लोग कवर होंगे। सरकार ने इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना दी कि गरीब लोगों को भी कवरेज मिल जाए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं आए, रेगुलेटर वास्तव में रेगुलेटर ना बने। सिर्फ नाम का मिट्टी का मादो कोई काम नहीं करेगा कंज्यूमर सेक्टर में। तो हम अपने मेहमानों से सजेशंस मांगेंगे इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, खास करके क्लेम सेटलमेंट को लेकर। सिद्धार्थ जी, समय कम है, बिल्कुल छोटे छोटे जवाब चाहिए। आपके हिसाब से सजेशंस क्या होंगे सिचुएशन को और इम्प्रूव करने के लिए? हालांकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ खास गड़बड़ी है नहीं। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल प्रोसेस, क्योंकि अगर कस्टमर्स को फील हो रहा है तो जरूर एक दिक्कत का विषय है, और इंश्योरेंस फॉर ऑल का विजन तभी साकार होगा जब ये एक दिक्कतें दूर होंगी। डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा बहुत दो चीजें, सिर्फ दो चीजें करने पे आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दो चीजें, वन इज कि जब भी आप पॉलिसी खरीदें उसको जरूर रिसर्च कर लें, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बात दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा जी समय की कमी है, समझ गए आपकी बात। डॉक्टर साहब, आपका कोई सजेशंस ग्राहक के फेवर में इकोसिस्टम को थोड़ा और मजबूत करने के लिए? देखिए, सबसे अच्छी बात ये होगी कि ग्राहक कभी भी हॉस्पिटल में, वैसे तो जब बीमारी हो जाती है तो अस्पताल नहीं देखा जाता, पर अस्पताल पहले ही देख के रखना चाहिए कौन से अस्पताल में हमारे को कैशलेस ट्रीटमेंट है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करें कि कैशलेस, जहां पे कैशलेस मिलता है उस अस्पताल में जाएं, ताकि आपको अपनी जेब से कम पैसे भरने पड़ेंगे और आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो जी इंश्योरेंस कंपनीज भी देखेंगी कि, और पिछले दिनों उन्होंने प्रयास भी किया है कि उनके नेटवर्क का दायरा बढ़े, क्योंकि जब आप पैसे ले रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रेखा जी, क्या रेगुलेटर की नहीं बनती है? और क्या इंश्योरेंस सेक्टर में जो रेगुलेटर है उसको और एक्टिव होना चाहिए कस्टमर के पक्ष में? रेखा जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो रेगुलेटर है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसके अंदर होती है, और मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी, क्योंकि समय का अभाव है, कि जो पेशेंट है, जब मतलब जो परिवार वाले हैं, जब वो इंश्योरेंस लेते हैं
सिर्फ जो बीच के अंदर जो एजेंट है उसके कहे कहे जो है इन कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं लीजिए। जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी का जो कस्टमर केयर का जो मैनेजर है या कंसर्न अधिकारी है उससे ना मिले। तो जी। जो एजेंट है वो सिर्फ आपको पॉलिसी बेचना चाहता है, अपना कस्टमर बनाना चाहता है, उसकी ठीक है। बातों में मत आइए ठीक जब है। तक आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं। ठीक है, तो हमारे तीनों मेहमानों की सलाह ये है ग्राहक होने के नाते आपको कि आप अपने लेवल पे अवेयर रहें। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा दारोमदार कस्टमर पर है कि वो खुद अवेयर रहे, नहीं तो आपके साथ कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन एक माध्यम होने के नाते हमारा ये एडमिशन है यहाँ पर कि एक ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनको लाखों करोड़ की, हज़ारों करोड़ की फंडिंग हो रही है, वो अपना बिजनेस मॉडल कस्टमर के हिसाब से शुरू में तो नहीं, जब तक कोई दबाव नहीं आएगा नहीं करेंगी, जब तक परफेक्ट कंपटीशन नहीं आ जाएगा नहीं करेंगी। तो अभी तो कंज्यूमर का अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हम बात कर सकते हैं, और दूसरा रेगुलेटर पर और सरकार पर हमें दबाव बनाना होगा कि इस पूरे इकोसिस्टम को कंज्यूमर की तरफ मोड़ा जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।